जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह। अब मैं जो है जियोग्राफी का लेक्चर आज से चालू करने वाला हूँ और सबसे पहला जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है भूगोल यानी जियोग्राफी के हिसाब से, वो है ग्लोब। सबसे पहले हम लोग ग्लोब एक्चुअल में कहते किसे हैं, तो भाई ग्लोब कहते हैं पृथ्वी का एक नमूना हमने तैयार किया हुआ है, उसे कहते हैं। ग्लोब को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जो कुछ भी है हमारे अर्थ पे है। तो सबसे पहले जियोग्राफी में हम लोग जो पृथ्वी है उससे जुड़े हुए टर्म्स को जानेंगे। लैटिट्यूड क्या होता है, मतलब अक्षांश रेखाएं क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है यानी कि देशांतर रेखाएं क्या हैं, कैसे कैसे शीत कटिबंध, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध किस किस जोन में आता है, कहाँ हमारा इंडिया लोकेट करता है। उसके बाद इंडिया के अलावा जो और भी वर्ल्ड के जो और भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनसे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, बेसिकली पूरा फोकस इंडिया पे रहेगा, इंडियन जियोग्राफी पे रहेगा। साथ में वर्ल्ड जियोग्राफी में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उस पर फोकस किया जाएगा और बड़े डीप किया जाएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्लोब यानी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी का नमूना ग्लोब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्लोब बेसिकली आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि ये बीच वाला जो लाइन रहेगा ग्लोब का, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये आपको इस वाले में यहां नजर आ रही होगी। ठीक है, ये है आपकी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। क्लियर? इसके बाद ये जो इस तरीके से जो रेखाएं बनी होती हैं ग्लोब पर, आपने जनरली देखा होगा, इन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं, जो कि ये दोनों आपको नजर आ रही होंगी। ठीक, ये क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसको इस तरीके से विभाजित करके और आपने कुछ इस तरीके की रेखाएं भी देखी होंगी ग्लोब में। ठीक है, तो जो इस तरीके की जो लाइंस होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, कितने नंबर्स होते हैं, क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा डिटेल में। इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल या लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं, देशों में अंतर करने वाली रेखाएं। ठीक है, इसमें वो मैंने नहीं बनाया अभी क्योंकि मुझे कुछ और समझाना है। तो दो तरीके की जनरली आपको ग्लोब में रेखाएं मिलेंगी, एक होगी लैटिट्यूड, एक होगी लॉन्गिट्यूड, यानी कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो रेखाएं हैं उनको मैं बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल आते हैं इस पे। देखिए, भूमध्य रेखा, ये जो दोनों रेखाएं नजर आ रही हैं आपको, इनको लैटिट्यूड लाइंस बोलते हैं, यानी कि ये हो गई आपकी अक्षांश रेखाएं। अब ये जो रेखा है ये 23 डिग्री 27 मिनट पर, ठीक है, नॉर्थ। ये जो रेखा है 23 डिग्री 27 मिनट साउथ। ठीक, ये आपका आ जाएगा अंटार्कटिक और ये आएगा आर्कटिक। ठीक, ये उत्तरी बिंदु है, सबसे नॉर्थ रीजन है, उत्तरी पोल, ये नॉर्थ पोल कह लीजिए, पोल्स में बांटेंगे तो इसको उत्तरी ध्रुव, और ये होता है आपका दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ठीक है, ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल। क्लियर? तो जो पोल्स से होते हुए जो ये लाइंस बनी है इनको हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। 23.5 अंश पर, और एक होती है 66.5 पर, मतलब 66 डिग्री 33 मिनट्स नॉर्थ। यहाँ पे ये हो जाएगी 66 डिग्री 33 मिनट साउथ। ठीक, अब ये जो रेखा है जो 23.5 अंश पर जाती है, थोड़ा सा ज्यादा घुमाव नजर आ रहा होगा, आप बस इसको याद रखिएगा, इस वैल्यू को याद रखिएगा कि 23.5 अंश पर 27 मिनट साउथ, 23.5 अंश के लगभग नॉर्थ में इन रेखाओं को क्या कहते हैं? तो भाई इस रेखा को हम लोग नाम देते हैं कैंसर का। इस रेखा को नाम दिया जाता है कैंसर, और हिंदी में इसको नाम दिया जाता है कर्क रेखा। ठीक, ये वाली जो है इसको बोलते हैं कैप्रिकॉन, और हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। ठीक, एकदम बेसिक डिटेल्स हैं। तो ये जो कर्क रेखा है हमारे इंडिया से होकर जाती है और टोटल 8 स्टेट्स को पास करते हुए निकलती है, 8 राज्यों को। तो इंडिया एक्चुअल में यहां होगा तभी ना ऐसा हो पाएगा। तो लोकेशन को, ग्लोब के लोकेशन को समझना बड़ा जरूरी है, बड़े अच्छे तरीके से समझना जरूरी है,
कि आप इसको क्लियर कर पाए। तो याद रखिएगा कि मैंने बताया था कि इक्वेटर के ऊपर, ये आपका इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक, यहां पे आपको मिलेगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर आपको मिला इक्वेटर, उसके ऊपर में 23.5 अंश पर मिला कर्क रेखा कैंसर, और नीचे में 23.5 में साउथ में मिला आपको मकर। ये वाला जो जोन है, मतलब इक्वेटर से लेके कैप्रिकॉर्न तक का, इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड, साउथ में टॉरिड जोन। ये वाला भी टॉरिड जोन कहलाता है, यानी कि उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। देखिए, इन सब चीजों को जानना बड़ा अच्छे से जानिए, और मैं बड़े प्यार से एकदम बेसिक चीजें समझाऊंगा कि जब भी हम जियोग्राफी के टर्म्स वगैरह पढ़े ना, तो एक बार दिमाग में क्लियर, उससे रिलेटेड अगर साइंस आपके दिमाग में क्लियर है तो चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी। इसलिए मैंने सबसे पहले ये टॉपिक चुना है। तो उष्ण कटिबंध, उष्ण के ऊपर वाला होता है टेम्परेट जोन। शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। और सबसे ऊपर वाला होता है फ्रिजिड जोन, यानी कि शीत कटिबंध। इनको जानना बड़ा जरूरी है कि किस किस में आते हैं ये लोग। इसमें सेम, इसमें भी देखिए ये हो जाएगा टेम्परेट जोन इंग्लिश में कहेंगे तो, और हिंदी में कहिएगा तो शीतोष्ण। शीत और उष्ण का मिला हुआ कटिबंध कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। और ये होगा आपका फ्रिजिड जोन, यानी कि शीत कटिबंध। पूरा बर्फ 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 आपको मिलेगा। रीजन क्या हो जाता है इसके पीछे, कि जो सूर्य होता है, सन होता है, वो जनरली इक्वेटर के सामने में होता है और अर्थ ऐसे घूम रही होती है 23.5 अंश के अक्ष पर, ठीक है। क्योंकि जो आपका अर्थ है वो दोनों मोशन एक साथ करता है। मैं बता देता हूं, जो पृथ्वी का घूमना होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन, यानी कि बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, एक फैक्ट है, ये फिजिक्स से रिलेटेड टर्म है। और साथ में रोटेशनल मोशन भी करता है, ठीक है, यानी कि घूर्णी गति। अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो सूर्य के चारों ओर एक कक्षा, वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, एक दीर्घवृत्ताकार में घूमता है, एक्चुअली इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। बट जनरली हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? सर्कुलर मोशन का, कि उस वृत्तीय मार्ग में पृथ्वी क्या करे, बीच में सूर्य से घूम रही है तो वृत्तीय गति हुई, और अपने अक्ष पर भी 23.5 अंश झुकी हुई क्या होती है? घूम रही होती है। तो अपने अक्ष पर ये घूर्णी गति करती है, रोटेशनल। एक अक्ष है यानी एक्सिस है, उसके अराउंड यानी कि उसके परितः घूम रही होती है। तो दोनों मोशन हमारा जो अर्थ है करते रहता है। ग्लोब उसका नमूना है, ग्लोब को मैं समझा रहा हूं। ग्लोब के बारे में मैंने बताया कि भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा तक का, यानी कि 23.5 अंश तक का जो जोन होता है वो उष्ण होता है, चाहे वो साउथ का बात करे चाहे नॉर्थ का बात करे, यानी उत्तर में दक्षिण में, ठीक है। यानी उष्ण मतलब कि गर्म वाला क्षेत्र, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी रेखा पर पड़ती हैं, यानी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो इसीलिए इसमें पाए जाने वाले जो देश होते हैं, अधिकतर जो देखा होगा आपने, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो श्याम रंग के होते हैं, मतलब थोड़े से अलग, उनका जो कलर होता है थोड़ा सा डार्क होता है, ठीक। आपने जनरल देखा होगा। और सूखाग्रस्त होता है, धूप, ये सब उष्ण जो है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हीट टेम्परेचर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं या इधर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो तापमान का स्तर गिरने लगता है। फिर वहां पे जो जोन बनता है वो कहलाता है टेम्परेट जोन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध, चाहे नीचे में चाहे ऊपर में। और आप ऊपर चले जाते हैं या नीचे चले जाते हैं तो वो कहलाता है सीधे तौर पर शीत कटिबंध, ठीक है। बड़े ही मतलब जहां 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होते हैं, सीधे शब्दों में जानिए तो ये कहलाता है आपका शीत कटिबंध, यानी कि फ्रिजिड जोन। तो ये जोन के अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि आगे बहुत सारे फैक्ट्स इससे रिलेटेड आएंगे और बहुत सारे देशों की दशाएं इन पे निर्भर करेंगी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, उसके बाद ये आपका नीचे से शुरू करेंगे तो शीत, शीतोष्ण और उष्ण, यहाँ उष्ण, शीतोष्ण और शीत, ठीक है। इस तरीके से ये आपका ग्लोब हुआ। ग्लोब में ये जो इस तरीके की सारी लाइन्स नजर आएंगी, इन लाइन को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। अब मैं लैटिट्यूड्स के बारे में बता दूं, आप ध्यान दीजिएगा कि लैटिट्यूड लाइन्स जो होती हैं, ठीक है, यानी कि अक्षांश रेखाएं, ठीक। अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है टोटल
90 प्लस 90 प्लस 1 यानी कि 181। और अगर पूछेगा कि पैरेलल लैटिट्यूड के नंबर्स क्या होंगे, मतलब कि समांतर अक्षांश रेखाओं की संख्या, अलग अलग शब्द में पूछता है, ठीक है, तो इनकी संख्या हो जाएगी इसमें से दो कम, 181 माइनस 2 यानी 179। ना ही 180 है, देखिए दोनों ही केस में, इसमें 181 आ रहा है और इसमें 179 आ रहा है, ठीक। अच्छा है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो तय है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे अक्षांश रेखाएं होंगी, ठीक है। और अक्षांश रेखाओं का जो कोण बनता है ना, वो केंद्र से लिया जाता है, पृथ्वी के केंद्र से लिया जाता है, वहां से इसको मेजर करा जाएगा तो देखा जाएगा कि अरे भाई ये तो 23.5 अंश आ रहा है, ठीक है। यहां से इसको मेजर करेंगे इस पॉइंट को तो पाएंगे कि हम लोग अरे ये 66 डिग्री 33 मिनट के आसपास आ रहा है। मतलब उसको काट के 3D वाला इमेज बनाना पड़ेगा हमको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब एक गोल सा भाग है उसके केंद्र से, और आप उसके अक्ष पर अगर कोण बनाते हैं तो वो होता है 23.5 और 66 जो आपको नजर आ रहा होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमने जोन्स को डिवाइड किया हुआ है, ठीक। तो अब इसमें ये संख्याएं हो गई। अब इनके जो बीच की दूरी होती है, यानी कि डिस्टेंस जो होता है, अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो वो बनाई गई है या मानी गई है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। फैक्ट है, याद रखना है आपको बस इसको, ठीक। तो अक्षांश रेखाओं से जुड़ी हुई ये जानकारी थी। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाओं की, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको बड़ा अच्छे से समझिएगा भी, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, देशों में अंतर करने वाली रेखाएं, ठीक। अक्षांश रेखाओं में आपने देखा कि ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक। जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती हैं ये होती हैं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। हम देखते हैं इस तरीके से। तो इनकी संख्या होती है टोटल, अगर आप देखेंगे तो 180 प्लस 180 इक्वल्स टू 360। क्लियर। देशों में अंतर करती हैं लगभग, इसमें मैंने लगभग अप्रॉक्सीमेटली इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। बट ये कहाँ होती है, ये जो बीच में है ना, ये देखिए यहां पर दूरी होती है 111 किलोमीटर। बट देशांतर रेखाएं जैसे जैसे ध्रुव की तरफ यानी पोल्स की तरफ आप बढ़ते जाइएगा, पोल्स की तरफ बढ़ते जाइएगा, इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। पोल्स की तरफ बढ़िएगा, इनके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर मानी गई है, ठीक उसके बराबर। और जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा तो कम होती जाएगी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, नहीं कि बता दिया सर तो ये, फिर उसके बाद ऐसा। बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। तो ये संख्याएं होंगी इसकी। दो देशांतर रेखाएं, मतलब एक रेखा से यानी एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन से दूसरे जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उसके बीच में 4 मिनट का फर्क होता है। उसके बीच में कितने का फर्क होता है, 4 मिनट का, ठीक है। मतलब 4, आपको एक देशांतर रेखा को ऐसा माना जाता है कि एक अंश जो आप क्रॉस करिएगा, देशांतर रेखा एक अंश की होती है, ठीक है। तो एक से दूसरे पे जंप करिएगा तो आपको कितने का समय देना पड़ेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। तो ये एक फैक्ट है और इससे न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक। तो इसलिए पूछता है कि जो हमारा भारत देश है, जो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है, ठीक है, उससे अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है उससे कितनी दूरी पर है और किधर लोकेटेड है। फिर उसके बाद पूछता है कि जो सूर्य जो उगता है, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 5 बजे नजर आया होगा तो हमारे ही देश में गुजरात में कब नजर आएगा, ठीक। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, जो नैनी हमारा है इलाहाबाद, वहां से जो एक अपना मानक रेखा माना हुआ है हमने, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के अकॉर्डिंग उसमें से हम समय रेखा निर्धारित करते हैं। जो बीच में है माध्य रेखा माना हुआ है हमने, उसके हिसाब से। बट अगर कायदे से देखा जाए तो सूर्य अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे अगर उगा है तो गुजरात में 7 बजे उगेगा। अब इसको कैलकुलेट करके निकाल के भी आपको दिखा देंगे, ठीक। तो एक जो देशांतर रेखा दूसरे पे पहुंचेगी तो उसमें समय कितना लगता है, 4 मिनट का। तो ये देशांतर रेखाएं थी, अक्षांश रेखाएं थी। इसमें कोई भी डाउट होगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। जब तक ये बेस आपका क्लियर नहीं रहेगा, आगे की जियोग्राफी में थोड़ा सा दिक्कत जरूर रहेगा आपको। तो जियोग्राफी में यानी कि भूगोल से जुड़ा हुआ जो भी साइंस है उसको बड़ा क्लियर करना, अच्छा क्लियर करना और अच्छे से जान लेना बड़ा जरूरी है। और सबसे पहला जो चीज़ था जो मुझे लगा बताना चाहिए वो था ग्लोब। अब इस ग्लोब में इंडिया, जो हमारा इंडिया है, वो कहाँ लोकेटेड है, यानी कि जो भारत देश है उसका लोकेशन कहाँ रहेगा। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई भारत जो है उसका लोकेशन कहाँ रहेगा इस ग्लोब में। तो मैं आपको दिखाता हूँ।
और उसके बाद इंडिया के लोकेशन या उसके बाकी चीज़ों का उसका वीडियो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल में लेके आऊँगा और इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे। आपको करना क्या है कि अब कंटिन्यू जब सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आ रहे हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। सब बनाया जाएगा, मेहनत करके बनाया जाएगा। मैं सत्यजीत सर मिलकर बनाएंगे वीडियोस। बहुत कम समय में आप लोग को पर्याप्त और अच्छी खासी तैयारी का एक अच्छा मौका मिलेगा और सब कुछ फ्री रहने वाला है, ठीक। आपका सब सहयोग जब भी चाहिए रहेगा मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोग को और पूरी उम्मीद है आप लोग सहयोग करेंगे। बट फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, तुरंत आते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि देख रहा हूँ मैं सब लोग खाली ये वो भौकाल बांध रहे हैं और समय कम है, उस हिसाब से तैयारी दुरुस्त करनी होगी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे कि अगर ये ग्लोब है, ठीक है, क्या उसको खराब करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये था आपका इक्वेटर, ठीक। ऐसे भाग में बांट दिया, ये नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, ठीक। ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट। अब जो हमारा इंडिया है, भारत जो देश है, वो यहां कहीं लोकेटेड है इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखिए कि ये था हमारा पश्चिमी देशांतर, वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये था हमारा पूर्वी देशांतर। कहां से? इसके इधर पश्चिमी देशांतर, इस लाइन के इधर पूर्वी देशांतर, इस पूरे लाइन के इधर, ठीक है। इस इक्वेटर वाली लाइन के नीचे दक्षिणी ध्रुव, इस मिड वाली लाइन के ऊपर उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो अब सिंपल सा कोई भी एक बच्चा देख के बता देगा सर कि ये कायदे से उत्तरी ध्रुव और इस लाइन के इधर पूरी तरीके से लोकेटेड है, यानी पूर्वी देशांतर। भूमध्य रेखा के ऊपर है, मतलब कि उत्तरी ध्रुव, ठीक, यानी उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी ध्रुव कहने का मतलब है कि उत्तरी अक्षांश या उत्तरी ध्रुव और पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड और नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, इसमें लोकेटेड है हमारा जो भारत देश है। इसका लोकेशन कहां रहेगा? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। कहां रहेगा? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। तो ये जो ग्लोब है उससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह था, ठीक है, तो वो मैंने बता दिया। अगले वीडियो में मैं इंडिया के यानी जो भारत देश है उसके लोकेशन से चालू करूंगा बताना आप लोगों को कि इंडिया में सबसे जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है तो उसका नाम इंदिरा कॉल है, सबसे जो साउथ ईस्ट यानी जो दक्षिणतम बिंदु है तो उसका नाम इंदिरा पॉइंट है, या कैप केमोरिन है यानी कन्याकुमारी है। क्यों दोनों में डिफरेंस है, क्या किसको कब लेना है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो पूर्वी बिंदु है भारत देश का उसको किविथू कहते हैं, इधर गौर माता कहते हैं, जो गुजरात में है हमारे। क्या क्या लोकेशन होंगे इनके, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीजें जानना बड़ा जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे चीजों को डिटेल में बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपको ग्लोब बताना जरूरी था। अब बात करेंगे इंडिया के लोकेशन का, उसके बाद बात करेंगे इंडिया के जो पड़ोसी देश है उन लोगों का, उसके बाद बात करेंगे जो भी डिस्प्यूट वगैरह है वो सब चीज का, उसके बाद बात करेंगे इंडिया का क्लाइमेट वगैरह। तो जियोग्राफी ऐसे भूगोल आगे बढ़ते जाएगा और एक दूसरे से लगा हुआ है। साथ बने रहिए, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं लेके आया हूं तो एकदम एक साइंटिफिक वे में कि इसके रीजन के साथ उसको डील करते हुए बताते हुए आगे बढ़ूंगा। बस करना यह है कि अच्छी तैयारी रखनी है अपनी और थोड़ा सपोर्ट आप लोग का चाहिए होगा। मैं समय आने पर जरूर बताऊंगा, जो भी है आप लोगों के भले के लिए ही होगा, नो डाउट। भरोसा रखिए, बस अच्छे से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।